हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। क्लास 10th के सिलेबस में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, या उन क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं और प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस से एक बार एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका है और नाउ इट्स टाइम टू गेट अ हैंड ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन हम कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस, हमें सेलेक्ट करना है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मींस स्प्लिटिंग। उसमें क्या है, इफ द मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड इज Ma, एनोड पर जो गैस कलेक्ट हुई उसका मास क्या है, Ma है, और कैथोड पर जो गैस कलेक्ट हुई उसका मास क्या है, Mc है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो। किसका रेशियो, Mc अपॉन Ma का। कैथोड पर जो गैस कलेक्ट हुई Mc अपॉन एनोड पर जो गैस कलेक्ट हुई Ma। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वाटर की स्प्लिटिंग करा दो। कौन कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। कैथोड पे क्या कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 × 16 अपॉन एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, हाइड्रोजन कलेक्ट होगा 2 × 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स, वाई और जेड आइडेंटिफाई करने हैं। ये इक्वेशन दी हुई है जहां पर KClO3 के बाद X लिखा है, KCl के बाद X लिखा है, एरो के ऊपर Y लिखा है और ऑक्सीजन के बाद भी X लिखा है। इस क्वेश्चन या इन ऑप्शंस को रीड करने से पहले 2 बातें जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या पता होनी चाहिए, अगर हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, मान लेते हैं हमने हाइड्रोजन लिखा, तो यहां इस ब्रैकेट में हम क्या मेंशन करते हैं, फिजिकल स्टेट। हमारा हाइड्रोजन किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। अगर हम वाटर लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये लिक्विड है, गैस है या वेपर है। तो किसी भी एलिमेंट के बाद यहां पर जो ब्रैकेट लगा होता है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है हमें फिजिकल स्टेट ऑफ अवर मैटर। अब ये देखो जरा, यहाँ पे X लगा हुआ है KClO3 के बाद, तो क्या बताएगा X, फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3। सिमिलरली KCl के बाद भी X लगा हुआ है तो क्या बताएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ KCl। ऐसे ही ऑक्सीजन के बाद जो Z लगा है वो क्या बताएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। और एरो के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या हो सकता है, दैट कैन बी अ कैटलिस्ट, हो सकता है टेम्परेचर कंडीशन मेंशन हो सकता है प्रेशर कंडीशन मेंशन हो। तो एरो के ऊपर जो भी बात लिखी होती है, अगर ये लिखा है A gives B और यहां पर जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा, हमारे रिएक्शन की कंडीशन, किन कंडीशंस पे चेंजेस हो रहे हैं। हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, हाई प्रेशर प्रोवाइड करें, या फिर हम कोई कैटलिस्ट ऐड करें, कब A B में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। किसी भी एलिमेंट के बाद ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा होता है दैट रिप्रेजेंट्स फिजिकल स्टेट, और एरो के ऊपर जो लिखा होगा दैट इज योर रिएक्शन कंडीशन। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। X is telling you गैस, क्या ऐसा जरूरी है कि X गैस ही हो। Y रिएक्शन कंडीशन, ठीक है ये बात सही है। एंड Z is also गैस, क्या ये जरूरी है कि Z गैस हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं कि KClO3 गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है। बी में अगर जाएंगे तो Y में क्या लिखा हुआ है, लिक्विड, जबकि एरो के ऊपर जो चीज लिखी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिएक्शन कंडीशन। ऑप्शन सी में आए, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एलिमेंट के पहले लिखे होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे होते हैं, यहां पर 2 नंबर ऑफ मोल्स होगा, ना कि X नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन अगर देखें तो X रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl, करेक्ट। KClO3 की फिजिकल स्टेट भी X है और KCl की फिजिकल स्टेट भी X है, जो हमारे लिए अननोन है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वी डोंट नो। Y is रिएक्शन कंडीशन एंड Z is फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
X is physical state of KClO3 and KCl, Y is reaction condition and Z is physical state of oxygen. Next question देखेंगे. Select from the following compounds which is not a base. अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सॉर्ट आउट करना है कौन सा कंपाउंड बेसिक इन नेचर नहीं है. क्या क्या ऑप्शंस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट एंड जिंक ऑक्साइड. सबसे पहली बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है? बेसिक इन नेचर है, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होंगे तो क्या जनरेट करेंगे? OH माइनस जनरेट करेंगे. तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए. अब क्या बचा? जिंक सल्फेट और सोडियम सल्फेट और जिंक ऑक्साइड. अब जरा सोडियम सल्फेट को ब्रेक करने की कोशिश तुम करोगे, जब Na2SO4 है, वाटर में जरा डिसॉल्व करके देखो तुम्हें क्या दे देगा ये? H2SO4. सोडियम सल्फेट इज नॉट बेसिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर. तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. 4 सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है विच आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. कौन से एलिमेंट्स, कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे? ऑप्शंस देखते हैं. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑब्वियसली इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहां भी लगा होगा कैसा बिहेवियर शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा. इसके बाद एल्कलाइन KMNO4, एल्कलाइन KMNO4 इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा? रिडक्शन करेगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन. कहीं भी अगर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो उसने कौन सी फिनोमेना कर दी? रिडक्शन का प्रोसीजर हो गया, रिडक्शन का फिनोमेना हो गया. तो हाइड्रोजन इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब उन ऑप्शंस पे चलो जहां पर फोर्थ नहीं है, दैट मीन्स हाइड्रोजन नहीं है. फर्स्ट एंड सेकेंड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMNO4 कैन बी पॉसिबल. सेकेंड एंड थर्ड, KMNO4 एंड ऑक्सीजन कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. फोर्थ, हाइड्रोजन वाला ऑप्शन गलत होगा. यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या 3 का ऑप्शन कोई दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. कौन कौन सा? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्कलाइन KMNO4 एंड ऑक्सीजन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर. सल्फर पाउडर है हमारे पास और हमने क्या किया उसके साथ? इट इज बर्न्ड इन अ चाइना डिश. एक चाइना डिश में रख के उसे जला दिया. उसके बाद क्या हुआ? फ्यूम्स आर कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब. अब जरा इस बात को डायग्रामेटिकली लिख कर देखें. सल्फर पाउडर था हमारे पास, हमने उसे बर्न किया. बर्न करने के बाद फ्यूम्स निकली. सल्फर से कौन सी फ्यूम्स निकलेंगी? सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूम्स निकलेंगी. उन फ्यूम्स को हमने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया. कलेक्ट करने के बाद क्या होगा? सोल्यूशन इज टेस्ट, वाटर इज एडेड इन द टेस्ट ट्यूब. अब इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूम्स है, यहां हमने क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया. अब ये वाटर जब ऐड हो जाएगा तो क्या बना लेगा? ये बनाएगा H2SO3 या H2SO4. कॉमन एसिड हमारे लिए H2SO4 है. अब इसका टेस्ट हम किससे करने वाले हैं? लिटमस पेपर से. तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा था तुम्हारा? पहला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सल्फर से क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड. पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4. यहां पर इस क्वेश्चन में तुमसे एसिड या बेस का डायरेक्ट लिटमस टेस्ट नहीं पूछा, बल्कि उस बात को एक लैंग्वेज में फ्रेम करके क्वेश्चन फॉर्म किया गया है. अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एसिड है H2SO4, लिटमस के साथ एसिड्स का कैसा बिहेवियर होता है? एसिड क्या करते हैं? रेड कर देते हैं. तो ब्लू लिटमस विल टर्न रेड एंड रेड लिटमस विल रिमेन रेड. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड रेड लिटमस रिमेन्स red. Option number B. Which metal is malleable and poor conductor of electricity? मेटल्स की जो 2 सबसे खास प्रॉपर्टीज होती है, पता है कौन कौन सी होती है? एक होती है डक्टिलिटी और दूसरी होती है मैलिएबिलिटी. बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है, जबकि कहने को एक जैसा ही प्रोसीजर है. डक्टिलिटी मतलब
किसी मेटल को पीट पीट के उसके तार बना सके अगर हम, इफ वी कैन कन्वर्ट दैट मेटल इनटू वायर्स, एंड मैलिएबिलिटी मींस इफ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू शीट्स में कन्वर्ट कर सके। ऑल्सो साथ में क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल भी हो और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो। ऑप्शंस क्या क्या है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड, जिंक एंड सिल्वर। सबसे कॉमन शीट्स तुम किसकी देख पाते हो अपने आसपास, सिल्वर की डक्टिलिटी, सिल्वर की मैलिएबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां हमारे लिए, ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बट हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन लैब। तुम्हें हार्डनेस टेस्ट करनी है, लेकिन जो पानी तुम्हारे पास है वो हार्ड नहीं है, वो नॉर्मल वाटर है। फिर क्या करोगे, विच कंपाउंड्स में बी डिजोल्व्ड इन प्योर वाटर टू मेक इट हार्ड। अब उस प्योर वाटर में हम क्या मिला दें कि वो प्योर वाटर हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब पता है तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है हार्ड वाटर का कॉम्पोजिशन। हार्ड वाटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम या कार्बोनेट ऑफ सोडियम। क्या होता है हार्ड वाटर का कॉम्पोजिशन, हार्ड वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट कंपोनेंट्स, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट्स एंड कैल्शियम क्लोराइड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3, मैग्नीशियम सल्फेट्स एंड कैल्शियम क्लोराइड्स विल बी अवर करेक्ट आंसर। Which property of carbon is not responsible for formation of large number of compounds? हमने जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक चीज सीखी थी, कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, पहली चीज तो टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरी चीज आइसोमेरिज्म शो करता है, भाई चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लो यहां भी अटैच हो गया, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी सबसे एक्सक्लूसिव फीचर क्या, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कितनी भी लंबी चेन बनाते चले जाओ कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, एक लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। वो तीनों ही बातें यहां दी हुई हैं, टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म एंड कैटिनेशन। बचा ऑप्शन क्या है, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी होता क्या है, एलोट्रॉपी मतलब कार्बन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, फ्यूलरेंस के फॉर्म में। लेकिन क्या इस एलोट्रॉपी की वजह से कंपाउंड फॉर्मेशन का कोई रिलेशनशिप है, कोई लेना देना है कि अगर कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेगा, ऐसा नहीं है। तो एलोट्रॉपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कार्बन। एलोट्रॉपी का कोई रिलेशनशिप नहीं है इस बात से कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, एलोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन है और ये रिएक्शन किस तरह की है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 टाइप की रिएक्शंस दी हुई हैं, लेकिन जो ऑप्शन हमें चूज करना है वहां हमें चूज करना है एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हो सकता है एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, ठीक है। विगरसली का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, एंडोथर्मिक नहीं है। और वैसे भी एक रिएक्शन एट अ टाइम या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है। तो ये एंडोथर्मिक ऑप्शन जहां जहां भी है उसे जरा बाहर कर दो, 3 3 3, क्या बचा, इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ही ऑप्शन बचा है 1 and 2, जिसमें से 2 हम वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब जरा 1 को वेरीफाई कर लें और हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, 2 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When hydrogen sulfide gas H2S gas is passed through a blue solution of copper sulfate, कहां से पास हुई है? कॉपर सल्फेट से. A black precipitate of copper sulfide is obtained. कॉपर सल्फाइड का कैसा प्रेसिपिटेट आया है? ब्लैक प्रेसिपिटेट आया है. एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड, और क्या बना है? सल्फ्यूरिक एसिड बना है. अब ये कैसी रिएक्शन है? देखो रिएक्शन लिख दी मैंने. हाइड्रोजन सल्फाइड था, कॉपर सल्फेट था, दो चीजों ने आपस में रिएक्ट किया. रिएक्ट करने के बाद हुआ क्या? कॉपर सल्फाइड से कंबाइन कर गया और हाइड्रोजन सल्फेट से कंबाइन कर गया. तो क्या हुआ? इंटरचेंज ऑफ एटम्स या इंटरचेंज ऑफ आयंस. कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? अगर एक ही एक्सचेंज होता तो उसे बोलते डिस्प्लेसमेंट. यहां पे क्या हुआ? दोनों एक्सचेंज हो गए. कॉपर सल्फर के साथ लग गया और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ लग गया. तो ये कैसी रिएक्शन है? दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. अब इस क्वेश्चन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है. क्या कॉन्सेप्ट है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इनमें से कौन सा फिनोमेना होता है? एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है और एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. हर बार प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं होता और हर बार इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होता. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 and 2. इधर एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस और एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ. इनमें से बेकिंग सोडा का कॉम्पोजिशन क्या है? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिक नहीं लगेगा. याद है तो याद है, नहीं याद है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो बेकिंग सोडा किससे मिलकर बना होता है? लिखो जरा. बेकिंग सोडा, बेकिंग से क्या लेंगे? बी से क्या लेंगे? बाइकार्बोनेट. तो हमारे पास हमें कौन से ऑप्शन निकालने हैं? बाइकार्बोनेट वाले ऑप्शंस निकालने हैं. कार्बोनेट वाले ऑप्शंस हटा देने हैं. बाइकार्बोनेट के कौन कौन से ऑप्शंस हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट. अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, बोथ आर सेम थिंग्स. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दो में से कोई एक होगा. अब एसिड कौन सा होगा? टार्टरिक एसिड होगा या एसिटिक एसिड होगा? उसके लिए क्या करेंगे? अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना, ABCDEFG. तो क्या आता है? PQRST. सोडा, सोडा एस के बाद क्या आएगा? टी आएगा. टी मतलब कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड. तो क्या कॉम्पोजिशन हो गई? बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड. ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड. कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. इसका आंसर पता होने से पहले एक इजी सा कॉन्सेप्ट है. क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम याद कर लो. क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है. POP, वो जो तुम्हारे घर पे होती है वही वाली POP. तो क्या है इसका केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट और वाटर कितना? हेमीहाइड्रेट. ये है इसका केमिकल नेम. अब इन ऑप्शंस में अगर तुम देखोगे तो कैल्शियम सल्फेट तुम्हें दिया हुआ है, हाइड्रेट तुम्हें दिया हुआ है. अब वाटर है कितना? हेमी. हेमी मतलब हाफ. तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल कितना हो? हाफ वाटर मॉलिक्यूल हो. कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. When sodium hydrogen carbonate is added to ethanoic acid. ethanoic मतलब CH3COOH. दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड. क्या कहेंगे कॉमन नेम इसका? एसिटिक एसिड. क्या हुआ? एक गैस इवॉल्व हुई. अब उस गैस का कुछ नेचर है. कौन कौन से नेचर हैं उस गैस के, उनके बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की एसिटिक एसिड से हम रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? इसको देखकर तुम्हें समझ आ रहा होगा. यहां से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सिंक्रोनाइज करती हैं.
पहला स्टेटमेंट क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, करेक्ट। अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज इवॉल्व्ड विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी इवॉल्व होती है एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ इवॉल्व होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, तुम्हारे आसपास एक कमरे में जितने भी लोग हैं वो सब रिस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। क्या तुम्हें बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है? नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल बर्निंग सल्फर जैसी नहीं होती। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली अगर हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं उस प्रोसीजर में, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है जो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कैरी करता है? ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a small amount of acid is added to water, phenomena which occurs, पानी में थोड़ा सा एसिड डाला या एसिड में थोड़ा सा पानी डाला, कौन सा फिनोमेना होगा? क्या वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा? बिल्कुल, डाइल्यूशन में क्या करते हैं, एसिड में अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें या वाटर और एसिड को ऐड करें तो धीरे धीरे हमारा एसिड क्या होता चला जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन, क्या मेरा एसिड वाटर डालने से न्यूट्रलाइज होगा? नहीं, एसिड किससे न्यूट्रलाइज होगा? बेस डालने से न्यूट्रलाइज होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसीजर तो नहीं होगी। फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस, ये H3O प्लस या H प्लस एक ही बात है। पहले तुम्हारे पास कोई एसिड था, एसिड ऑलरेडी क्या रिलीज करते हैं, H प्लस। अब तुमने पानी डाल दिया, पानी क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस देगा। तो H प्लस का अमाउंट क्या हुआ, बढ़ गया। कुछ एसिड दे रहा था, अब वाटर भी H प्लस देने लगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन। सॉल्ट फॉर्मेशन, क्या एसिड में वाटर ऐड करने से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है? क्या अगर तुम्हारे पास HCl है और तुम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ, क्या तुम किसी सॉल्ट फॉर्मेशन के कंक्लूजन तक पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। तुम्हें क्या चाहिए सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए? एसिड के साथ एक बेस चाहिए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है हमारे? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे भी था जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड विगरस रिएक्शन दे रहा था। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस क्या है? वहां पर हमें दो रिएक्शन, दो तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे। वहां पे हम क्या कहते थे कि हमारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। यहां पर हमें कोई एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन फाइनल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहां पर दो कंपोनेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो बेसिकली हमारी रिएक्शन कैसी है? हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जब हमें दो ऑप्शंस दिए हैं और दोनों समवॉट करेक्ट है, जैसे कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है और विगरस है इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, लेकिन हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तब हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो हमारी रिएक्शन हमें देख के जितना समझ आएगा। और देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारी रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन विल बी करेक्ट आंसर। अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। MCQ कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। असर्शन रीजन क्वेश्चंस में क्या रहता है, एक स्टेटमेंट आपके पास असर्शन का होगा, एक स्टेटमेंट होगा रीजन का, और आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे A, B, C और D। ऑप्शंस फिक्स्ड होते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ के हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा ऑप्शन फाइनल करना है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले ऑप्शंस क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हम तब सेलेक्ट करेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं
एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी हम तब सेलेक्ट करेंगे जब असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स तो सही हैं लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। रीजन का स्टेटमेंट असर्शन की बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ऑप्शन सी हम सेलेक्ट करेंगे तब जब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, और ऑप्शन डी हम तब सेलेक्ट करेंगे जब असर्शन का स्टेटमेंट गलत है और रीजन का स्टेटमेंट सही है। तो ये ए, बी, सी और डी का कॉन्सेप्ट यही है असर्शन और रीजन के केस में। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? सबसे पहले ये देख लो, 3 आयरन है, यहां भी 3 आयरन है, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है, 4 2 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस्ड है, मतलब असर्शन का स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम बैलेंस करते हैं तो हम किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट लेकर चला है प्रोडक्ट के पास भी उतना ही अमाउंट या उतना ही सब्सटेंस का मास होना चाहिए। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों ये रिएक्शन वेल बैलेंस्ड है? बिकॉज इट होल्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In this reaction, Na2SO4 plus barium chloride, sodium chloride is precipitated. क्या सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा? When an aqueous solution is added to another aqueous solution, दो aqueous solution को अगर हम मिक्स करें तब जो insoluble substance फॉर्म होगा that is called a precipitate। अगर दो solutions को मिक्स किया जाए तो जो चीज नीचे सेटल डाउन हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। यहां पर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड इज नॉट प्रेसिपिटेटेड। सोडियम क्लोराइड की टेंडेंसी कैसी होती है? इट इज सॉल्युबल, सॉल्युबल होता है, वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। आंसर डी, मतलब असर्शन का स्टेटमेंट गलत है, रीजन वाली बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, और ईस्टर्स कैसे होते हैं? उनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट इन नेचर होती है। तो एस्ट्रिफिकेशन की प्रोसीजर के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कैसा होता है? दैट इज स्वीट स्मेलिंग इन नेचर। रीजन क्या है? When esters react with sodium hydroxide and alcohol and sodium salt of carboxylic acids are obtained। यहां पर बात हो रही है फॉर्मेशन की, यहां पर बात हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट कर पा रही हैं? नहीं रिलेट कर पा रही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अलग बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक मतलब 2 कार्बन, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को और क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अब देखते हैं रीजन का स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? Melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winters in cold climates। Glacial acetic acid क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका melting point कितना है? 290 Kelvin। So this is a correct explanation। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Both statements are true and reason is correct explanation of assertion। मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात। मेटल्स और अलॉयज कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बातें दोनों सही हैं लेकिन आपस में रिलेट नहीं कर रही। इस बात को एक्सप्लेनेशन अगर ए होता तो क्या होता? शायद ये होता कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यहां पर एक तरफ मेटल्स और अलॉयज के कंडक्टिंग नेचर की बात हुई है और दूसरी तरफ ब्रॉन्ज की बात हुई है। तो बातें दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन का स्टेटमेंट
असर्शन की बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। Carbon has a strong tendency to either lose or gain electrons to attain noble gas configuration. क्या कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो असर्शन का स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो गया। अब चलते हैं रीजन की तरफ। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। वेरी शॉर्ट आंसर्स में हमें क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन का आंसर हमें 1 से 2 लाइन के बीच में करना है। दैट इज ऑल अबाउट वेरी शॉर्ट आंसर्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट द लॉ दैट इज फॉलोड बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। सोडियम प्लस H3O प्लस गिव्स NaOH एंड हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक्चुअली दिस क्वेश्चन है सोडियम प्लस H2O। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? सोडियम प्लस H2O। अब अगर इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करके दिखाऊं तो कैसे करेंगे? सोडियम एंड H2O गिव्स NaOH एंड हाइड्रोजन। यहां पर देखो, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? इस तरफ 2 हाइड्रोजन है और इस तरफ कितने? 3 हाइड्रोजन। कॉमन नंबर क्या है? 2 और 3 का 6। तो एक तरफ हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6 मिल जाएगा, और दूसरी तरफ इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अभी भी इसमें एक चेंज पॉसिबल है। कैसे? 3 ऑक्सीजन हो गए। यहां पे क्या करेंगे हम? 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 NaOH, 2 सोडियम 2 सोडियम, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, और ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस। तो इंपॉर्टेंट क्या था? कौन सा लॉ फॉलो होता है? फॉलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शन के लिए क्या करना है हमें? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो राइट साइड क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2HCl। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। लेड है, कॉपर क्लोराइड है, CuCl2, क्या मिल रहा है? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर मिल रहा है। इसके बाद जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या मिल रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है? हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर इनका आंसर देखें तो क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो इस साइड क्या किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड क्या मिला? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, एज इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या मिला हमें? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ मेटल ए, कोई मेटल ए है, इट रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ वॉयलेंट रिएक्शन कौन सा मेटल देता है? केमिस्ट्री लैब हम सब जाते हैं, हमने कौन सा मेटल देखा है जिसे अगर हम पानी में डाल दें तो एक वॉयलेंट रिएक्शन होती है? सोडियम। एंड द गैस इवॉल्व्ड कैचेस फायर, और आग लग जाती है। अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग। कोई दूसरा मेटल है जिसे हम पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है। मेटल सी डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम।
अब यहाँ पे 3 तरह की मेटल्स की बात हुई है, ए, बी एंड सी। मेटल ए की प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर के साथ इंटरैक्ट करने पर इट कैचेस फायर। मेटल बी की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। और मेटल सी की प्रॉपर्टी है इट डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम। और हमें आइडेंटिफाई करना है मेटल ए, बी एंड सी कौन कौन से होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसके अलावा मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। मेटल डी ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी हम पहनते हैं, डेली वाटर का इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, धुलते हैं, क्या होता है, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो ये होंगे मेटल्स ए, बी, सी एंड मेटल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू कंपाउंड्स नेमली कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हीटेड डायरेक्टली, क्या हुई इनकी डायरेक्ट हीटिंग हुई, दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स टू द फ्लेम। अगर सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाए फ्लेम पर डायरेक्टली और कैल्शियम क्लोराइड को गर्म किया जाए तो क्या होगा, डिफरेंट कलर्स इंपार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, नेम द कलर इंपार्टेड, दोनों कौन कौन से कलर देते हैं, आर दीज कंपाउंड्स soluble in organic solvents और not, justify your answer। क्या ये दोनों ही कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं या नहीं है, और ऐसा है तो क्यों है, क्या होगा इसका आंसर। सोडियम क्लोराइड कौन सा कलर देता है, सोडियम क्लोराइड देता है येलो ऑरेंज कलर और कैल्शियम क्लोराइड देता है येलो रेड कलर। अब ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का नेचर कैसा, आयनिक नेचर, पोलर नेचर। कैल्शियम क्लोराइड का नेचर कैसा, पोलर नेचर। सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बोथ आर पोलर इन नेचर। और सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो किस में सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इनसॉल्युबल बिकॉज सॉल्वेंट इज नॉन पोलर एंड सॉल्ट इज पोलर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग बन रही हो, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड्स हो या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ऐसा कुछ भी हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल कौन सा है हमारे लिए, बेंजीन। क्या होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ, साइकिल बन गई क्लोज्ड और डबल बॉन्ड है तो कैसा है इसका नेचर, अनसैचुरेटेड नेचर। सो दिस इज साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये लो है तो किससे लो है, आयनिक कंपाउंड से। तो यहां पर जो बात की गई है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। तो ऐसा क्यों होता है, जहां पर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन जहां पर बॉन्डिंग वीक होगी वहां थोड़ा सा ही टेम्परेचर देंगे, थोड़ी सी हीट जनरेट करेंगे और बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो कोवेलेंट के केस में क्या हो जाएगा रीजन लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, दीज आर हेल्ड बाय वीक इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। इनका जो इंटरैक्शन होता है कैसा होता है, वीक इन नेचर। इनमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज वीक इन नेचर। इसलिए थोड़ी सी हीट या थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही वो फोर्सेस क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वो बॉन्डिंग टूट जाती है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। और दूसरा पार्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। आंसर देखेंगे अगर इसका और एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे
तो कोवेलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स इसलिए होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? कंपाउंड्स दो तरह के अगर हम देखें, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड्स की क्या खासियत है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। वही आयंस मूव करके क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन कोवेलेंट के केस में क्या होता है? यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जब शेयरिंग होती है तो यहाँ पर फ्री आयंस जनरेट नहीं हो पाते, और जब यहाँ पे फ्री आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास या फ्लो नहीं हो पाती। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस in covalent compounds, these are poor conductor of electricity. Next part क्या है? Common characteristic of following elements. क्या common characteristic है इनकी? ये सारे ही कैसे हैं? Metalloids in nature हैं। ये metals और non metals के बीच की क्लास है। उस क्लास को हम क्या कहते हैं? Metalloids। तो metalloids के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। What are these? These are metalloids in nature. अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स की लेंथ वेरी शॉर्ट से थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन लॉन्ग आंसर जितना लंबा लेंदी आंसर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, when reacts with sodium it liberates hydrogen. Same compound when heated in presence of concentrated H2SO4 gives unsaturated compound. हमें X आइडेंटिफाई करना है। क्या प्रॉपर्टी दी हुई है X की? दो प्रॉपर्टी दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी है कि जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, X प्लस सोडियम लिबरेट्स हाइड्रोजन। और दूसरी बात क्या है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो तब क्या बनाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन्स या फिर एल्काइंस, या एल्कीन्स या एल्काइंस। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? केमिकल इक्वेशन फॉर अबव मेंशन्ड रिएक्शन एंड रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेकेंड रिएक्शन। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी इक्वेशन देनी है हमें, और H2SO4 यहाँ कैसे काम कर रहा है इस बारे में बात करनी है। तो अगर तुम देखो तो H2SO4 क्या होता है? काइंड ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अगर ये वाटर निकाल ले तो क्या बचेगा हमारे पास? एल्कीन बचेगा। किस केस में? अगर यहाँ पर क्या रहा होता कि उससे वाटर निकलता और एल्कीन बन जाता, तो यहाँ पर हो सकता था एल्कोहल। अगर एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे, ROH प्लस H2SO4, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? केवल एल्काइल ग्रुप, जिसे कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मल्टीपल बॉन्ड की। सिमिलरली अगर एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराएं तब भी क्या बनेगा? सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। तो हमारा X क्या होगा? X होगा हमारा एल्कोहल, और H2SO4 will act as dehydrating agent. Next question. Why are carbon compounds exceptionally stable? Carbon compounds highly stable क्यों होते हैं? और नेक्स्ट पार्ट क्या है? Differentiate between saturated and unsaturated compounds. Saturated और unsaturated compounds के बीच में डिफरेंस बताना है। तो अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल जो होते हैं ना, उसके दो रीजंस होते हैं। पहली चीज स्मॉल साइज, इनका साइज कैसा होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। छोटे साइज का होने से क्या फायदा है? अगर कार्बन का साइज छोटा है तो यहाँ पे कितने भी बॉन्ड बना लो, ये कैसा रहेगा? हाईली स्टेबल। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगी। तो कार्बन का स्मॉल साइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड्स। इसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 ग्राम कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन चाइना डिश, क्या लिया गया है? कॉपर पाउडर, एंड हीटेड, हीट कर दिया गया। What change takes place on heating? हीट करने पे क्या बना होगा? ऑक्साइड बना होगा। When hydrogen gas is passed over this heated substance, a visible change is seen. Give the chemical equation, name, color of products formed in each case. क्या हुआ? कॉपर पाउडर को हीट किया तो क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड मिल गया। हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड मिल गया, और जब इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड की, हाइड्रोजन ऐड करने पर क्या होता है? रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अगर हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, और उसके बाद रिड्यूस कर देंगे तो फिर से विजिबल चेंज, कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ। कॉपर का कलर अपीयर हो गया क्योंकि हमारा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया इनटू मेटालिक कॉपर। तो यहां पर ये रिएक्शन प्रोसेस होगी। लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के? क्लोर एल्कली प्रोसेस के अगर हम प्रोडक्ट देखें तो कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। और इनका यूज देखो अगर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है, और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है अमोनिया सिंथेसिस में। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के 3 बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, और ये रहे उनके रिस्पेक्टिव यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट से हमें क्या बनाना है? वॉशिंग सोडा बनाना है। क्या देनी है हमें? इसकी केमिकल इक्वेशन देनी है, इस सॉल्ट का नेचर देना है, और टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर देनी है। अगर हमारे पास वॉशिंग सोडा है तो उसके हेल्प से हम कौन सी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं? क्या आंसर्स होंगे इसके? ये रही इसकी रिएक्शन। अगर हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में करें तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। वो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज कर जाएगा किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। और सोडियम कार्बोनेट को अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हीट किया जाए तो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट मिलेगा। क्या फॉर्मूला होगा उसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसे ही कॉमनली क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा। दिस इज आवर वॉशिंग सोडा। और इससे क्या रिमूव हो सकती है? टेम्पररी हार्डनेस भी रिमूव हो सकती है वाटर की, साथ में परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो सकती है। तो हमें क्या करना है? पहले प्रिपेयर करना है सोडियम बाइकार्बोनेट, किसकी हेल्प से? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। उस सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होके क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर हम हीट करें तो हमें मिलेगा एक डेकाहाइड्रेटेड सॉल्ट। जो सॉल्ट मिलेगा उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसे ही कॉमनली हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 ml इथेनॉल इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया है? 3 ml इथेनॉल लिया गया है। वार्म्ड जेंटली इन अ वाटर बाथ, एक वाटर बाथ में इसे हीट किया गया है। 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 कितना? 5% इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सोल्यूशन। पहले ड्रॉप वाइज ऐड किया गया और फिर एक्सेस में डाल दिया गया। अब जरा देखो क्वेश्चंस क्या क्या है। हाउ इज 5% सोल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर्ड? दूसरा क्वेश्चन क्या है? एल्कलाइन KMnO4 का रोल क्या है इस रिएक्शन में? और तीसरा क्वेश्चन क्या है? इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन देनी है। क्या आंसर्स होंगे इसके? सबसे पहली चीज 5% पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? 5% पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो 5 ग्राम को 100 ml वाटर में मिक्स कर दो। अगर 5 ग्राम KMnO4 लो और 100 ml वाटर में ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें?
हमें मिल जाएगा 5% पोटेशियम पर मैग्नेट। और ये कैसे एक्ट करेगा, एमसीक्यूज में हम देख चुके हैं। एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे एक्ट करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रही इसकी इक्वेशन। क्या लिया था, इथेनॉल, क्या ऐड किया था, एल्कलाइन KMnO4। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या प्रोडक्ट देता है, एसिड देता है। तो उस क्वेश्चन के कई पार्ट्स में आंसर है। मेजर बेसिक बातें क्या क्या है, 5% KMnO4 बनाना है तो क्या करो, 5 ग्राम KMnO4 लो, 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दो। KMnO4 एक्ट कैसे करेगा, एक्ट करेगा लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा पार्ट क्या था कि अगर अल्कोहल में KMnO4 डाल रहे हैं तो कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल 2 कार्बन प्लस अल्कोहल ग्रुप, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अगर इथेनॉल की बात करें तो 2 कार्बन के साथ में अल्कोहल ग्रुप लगा देंगे, और अगर इथेनोइक एसिड की बात करें तो 2 कार्बन के साथ में OOH लगा देंगे, इथेनॉल और ये इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन। खुद देख लो, ये इथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है। अगर कॉमन चीजें हटाते चलो तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, CCOH। CCOH क्या बचा, ऑक्सीजन। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी तो इथेनोइक एसिड बनेगा। तो अल्कोहल में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तब एसिड बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आंसर्स अगर हम देखें, ये रहा इथेनॉल 2 कार्बन का अल्कोहल, ये रहा इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन का एडिशन होगा, इसलिए ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड A इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कोई कंपाउंड A है जिसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है। When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and forms compound B. तुमने ऐसा एक ही एलिमेंट पढ़ा है, कौन सा एलिमेंट है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें पानी मिलाते हो तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन A विद वाटर। वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगी, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी जिसमें इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। कंपाउंड A और कंपाउंड B, कौन कौन सा होगा हमारा कंपाउंड A और क्या होगा हमारा कंपाउंड B। ये देखो, कंपाउंड A क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, और कंपाउंड B क्या हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम वाटर से रिलेटेड होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या रिलेशन है, कैल्शियम ऑक्साइड का रिलेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके बाद देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अब अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये कैसी रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और दूसरी तरफ क्वेश्चन में खुद एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट रिलीज हो रही है। तो दूसरा क्राइटेरिया कौन सा हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी हो सकती है, एक तरफ होगी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी तरफ होगी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। क्या क्वेश्चन है, only half water molecule is shown in formula of POP या plaster of Paris. Sodium hydrogen carbonate is used as anti-acid या antacid. On strong heating, blue copper sulfate crystals turn white. Strongly heat करने पर copper sulfate के blue crystals white क्यों हो जाते हैं। इन तीनों बातों के reasons डिस्कस करेंगे हम।
क्या होगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों दिखाते हैं, क्योंकि दो कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। अगर हम लिखें कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, तो इन दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो एक कैल्शियम सल्फेट के पास आधा वाटर मॉलिक्यूल होगा। सेकेंड पार्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड की तरह इस्तेमाल क्यों होता है। स्टमक में एसिड रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक इन नेचर होते हैं, उनसे रिलीफ देने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, कुछ भी ऐसी चीज जो एल्कलाइन हो, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एल्कलाइन इन नेचर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी एसिड या एंट एसिड। तीसरा पार्ट क्या था, कॉपर सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करने पर उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। नॉर्मली कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, और उस ब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2, ये है ब्लू इन कलर। अब अगर इसे हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और क्या बचेगा हमारे पास, केवल कॉपर सल्फेट विच इज व्हाइट इन कलर और कलरलेस इन नेचर। तो ये हो गए इसके 3 पार्ट के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल डायग्राम टू शो प्रिपरेशन ऑफ HCl इन लैबोरेटरी, लैब प्रिपरेशन का डायग्राम शो करना है। और सेकेंड पार्ट है, टेस्ट द गैस इवॉल्व्ड फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस पेपर। अच्छा, लिटमस पेपर की एक खासियत होती है, अगर आप ड्राई कंपोनेंट डालेंगे ना तो वहां पर कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। क्या चाहिए हमें, वेट कंटेंट चाहिए। तो अगर हम कुछ भी ड्राई स्टेट में डाल रहे हैं तो लिटमस पेपर विल नॉट चेंज इट्स कलर। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है। इन विच ऑफ द टू केसेस डज द लिटमस पेपर शो चेंज इन कलर। अब इसका आंसर देखते हैं। पहला क्या होगा, पहला ये है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए, HCl की लैब प्रिपरेशन के लिए। हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड किया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से पास किया, और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ड्राई HCl इवॉल्व होके बाहर निकल रही है। तो ये है हमारा लैब सेटअप, किसके लिए, HCl की प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड पार्ट का जैसे मैंने बताया, लिटमस पेपर पे अगर हम ड्राई कंपोनेंट रखेंगे तो कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। कलर चेंज कब ऑब्जर्व होगा, जब लिटमस पेपर पे हम वेट कंपोनेंट डालेंगे या वेट करके अपनी गैस ऐड करेंगे या अपना कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो लिटमस पेपर विल शो कलर चेंज ओनली व्हेन आवर कंपोनेंट इज वेट इन नेचर, नॉट ड्राई इन नेचर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गिवन स्ट्रक्चर में हेटेरो एटम क्या है और फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, OH अल्कोहल। हेटेरो एटम क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी एटम प्रेजेंट है, हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वो हमारा क्या है, हेटेरो एटम। तो यहां पर हेटेरो एटम है ऑक्सीजन और फंक्शनल ग्रुप है OH। सेकेंड पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, एन मतलब सिंगल बॉन्डिंग। क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। तो 2 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, किसके लिए, ब्यूटेन के लिए, C4H10 के लिए। आंसर अगर हम देखेंगे, ऑक्सीजन इज हेटेरो एटम एंड OH इज फंक्शनल ग्रुप, और ये रहे हमारे 2 स्ट्रक्चर्स किसके, ब्यूटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। बेसिक फ्रेम दोनों का सेम होता है। साइक्लोहेक्सेन में सिंगल बॉन्डिंग होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और सिंगल बॉन्डिंग होगी, और बेंजीन के केस में क्या होगा, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्डिंग होगी। विच ऑफ द टू इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जहां पे मल्टीपल बॉन्डिंग हो। किस में मल्टीपल बॉन्डिंग है, बेंजीन में। तो अनसैचुरेटेड कौन है, बेंजीन। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, ये है साइक्लोहेक्सेन और दूसरा है बेंजीन। अनसैचुरेटेड कौन है हमारा, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड है C3H6O जिसके 2 आइसोमर्स हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप बताना है, और कार्बन के कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों होते हैं, ये एक एडिशनल बात है। तो कार्बन के कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज।
अब आ जाते हैं अपने आइसोमरिज्म के पार्ट के ऊपर। C3H6O कितने आइसोमर दिए हैं इसके? 2 आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स की बात हुई है। 1 2 3, एक हो गया अल्कोहल, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, कहीं ना कहीं एक मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। एक आइसोमर अल्कोहल हो सकता है और दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है? OC। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, एक आइसोमर हो सकता है एल्डिहाइड और दूसरा आइसोमर कीटोन है। यहाँ पर एक आइसोमर है हमारा एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन, और ये रहे दोनों के स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाइनिंग मेटल M है जो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है बर्न करने पर। M और N आइडेंटिफाई करना है, दूसरे अबव रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है, और M का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इसका भी जस्टिफिकेशन देना है। कौन सा मेटल है? मेटल है हमारा मैग्नीशियम, जो बर्न करने पर क्या देगा? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा और कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर में। तो हमारा मेटल M क्या है? मेटल M है मेरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल कैसा है? केमिकली एक्टिव है। जब वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रही इसकी रिएक्शन, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। Why volume of gas collected on one electrode is 2 times that on another electrode? What would happen if dilute H2SO4 is not added to water? ये 3 क्वेश्चन हैं किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड। तो एनोड पे क्या कलेक्ट होता है? ऑक्सीजन, और कैथोड पे कलेक्ट होता है हमारा हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर हम वाटर लिखेंगे तो हम क्या देखेंगे? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये रेशियो कितना है? 2:1 का रेशियो है, इसीलिए वॉल्यूम भी कैसे रहती है? 2:1 के फॉर्म में। अगर डाइल्यूट H2SO4 ना ऐड किया जाए तो क्या होगा? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। डाइल्यूट H2SO4 इज एन एसिड। जब वो पानी में जाता है तो डिसोशिएट करने में हेल्प करता है, डिसोशिएट करता है तो आयंस जनरेट करता है, और जब आयंस जनरेट करता है तो कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो डाइल्यूट H2SO4 की एब्सेंस में क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केमिकल कंपाउंड X है जिसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? सोप और ग्लास इंडस्ट्री में। क्वेश्चंस क्या क्या है? इसका केमिकल नेम बताना है, कॉमन नेम बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। सेकेंड पार्ट, इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे होगी। और थर्ड पार्ट है अगर इसका ट्रीटमेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ किया जाए तो क्या होगा। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री में होता है? दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। इसके बाद प्रेपरेशन की बात करें तो प्रेपरेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। वो सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट करेगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडा। What happens when it is treated with water containing calcium and magnesium salts? वॉशिंग सोडा का सबसे बेसिक यूजफुल इंपॉर्टेंस यही है that it is used in removing both temporary and permanent hardness। तो क्या करेगा ये? हार्डनेस ऑफ वाटर या वाटर की हार्डनेस को रिमूव करेगा, खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। क्या क्वेश्चंस हैं? नेम एंड कलर ऑफ कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है और टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। अगर हम एक एक करके देखें तो लेड नाइट्रेट किससे के साथ ऐड किया गया है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ।
पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। किस तरह की रिएक्शन लग रही है तुम्हें ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों के ही आयंस ने क्या की, अपनी अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर ली, तो क्या बनेगा ये, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, लेड आयोडाइड विल बी प्रेसिपिटेटेड इन दिस रिएक्शन। 3 differentiating features between process of galvanization and alloying। 2 तरह की प्रोसीजर होती है, एक होती है गैल्वेनाइजेशन और एक प्रोसीजर होती है अलॉइंग। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये रहे इनके डिफरेंसेस। गैल्वेनाइजेशन की क्या खास बात है, इसे होता है जिंक कोटिंग अप्लाई करना। तुम्हारे पास कोई मेटल है, उसके ऊपर तुमने अगर जिंक की लेयरिंग कर दी तो हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन हुआ है। और अगर तुमने मेटल में कोई दूसरा मेटल मिला दिया तो हम कहेंगे तुमने अलॉय का फॉर्मेशन किया है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर मेटल्स। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन कैसा होता है, इट इज डन बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और अलॉइंग कैसे होता है, हीटिंग से होता है। प्राइमरी मेटल को हीट करेंगे और दूसरा मेटल उसमें इन्फ्यूज कर देंगे। गैल्वेनाइजेशन में इनर मेटल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर केवल कोटिंग हुई है, जबकि अलॉइंग में मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है क्योंकि वहां पे आपने दूसरा मेटल लाकर के साथ में मिक्स कर दिया। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। कंपेयर इन टेब्यूलर फॉर्म रिएक्टिविटीज ऑफ फॉलोइंग मेटल्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, कैसी रिएक्शन आएगी, कौन कौन से मेटल्स हैं, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, विगरसली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। कोल्ड वाटर में डालोगे तब भी आग लग जाएगी। इसके अलावा अगर क्या बात करें हम, कैल्शियम की बात करें तो इट डज नॉट रिएक्ट वायलेंटली, इतना वायलेंट रिएक्शन नहीं देता। तीसरी तरफ अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को अगर हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, वो तैरने लगता है। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं। तो सोडियम कैसा है, विगरस रिएक्शन देता है, इट कैचेस फायर। कैल्शियम लेस विगरस रिएक्शन और मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन इट्स सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एस्टिमेटेड अबाउट 3 million. Why is the property not exhibited by other elements? जितने कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म करता है उतने कंपाउंड्स कोई दूसरा ग्रुप मेंबर क्यों नहीं फॉर्म करता, क्या रीजन होगा इसका? इसका बेसिक रीजन है, सबसे पहली बात, कार्बन क्या क्या शो करता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब चेन फॉर्मेशन। वैलेंसी कितनी है कार्बन की, 4 वैलेंसी। अब आप कहेंगे 4 वैलेंसी तो नीचे सब में ही होगी, तो फायदा क्या है कार्बन के पास कि उसका साइज छोटा है। तो कोई भी 4 एलिमेंट्स अगर तुम लगाना चाहो तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज नहीं होगी। तो कौन कौन सी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। इन 3 बेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इज एबल टू फॉर्म एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अब हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर में डिफरेंस क्या होगा, केवल हमारे आंसर की लेंथ का। हमें ध्यान रखना है कि जो आंसर हम करेंगे उसकी वर्ड लिमिट ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन aqueous solution turns blue litmus red। कौन सा aqueous solution ऐसा होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, कीप इट इन योर माइंड। आगे बढ़ेंगे, which solutions when added in excess would reverse the change। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक aqueous solution है तुम्हारे पास जिसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। ब्लू लिटमस को रेड कर दिया अगर, तो तुम्हारा aqueous solution कैसा रहा होगा, एसिडिक रहा होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, Which of the following solutions when added in excess would reverse the change। ब्लू लिटमस जो रेड हुआ है उसे वापस से अगर ब्लू करना है तो कैसा होना चाहिए मेरा सोल्यूशन, बेसिक इन नेचर होना चाहिए।
तो अब इन ऑप्शंस में से देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है, लेमन जूस, विनेगर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सल्फेट. विच इज बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्कलाइन सोल्यूशन चाहिए हमें, और अल्कलाइन सोल्यूशन कौन सा है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अवर अल्कलाइन सोल्यूशन. देयरफॉर इट विल रिवर्स द चेंज. जो सोल्यूशन पहले ऐड करके लिटमस को रेड किया था उसे वापस से ब्लू करने के लिए कैसा सोल्यूशन चाहिए, अल्कलाइन सोल्यूशन चाहिए, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, out of the following which compound will turn the phenolphthalein solution pink. phenolphthalein solution यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है. कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो फिनोफ्थलीन को पिंक कलर दे देगा. क्या क्या ऑप्शंस हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, HCl, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH. अब जरा ध्यान से देखो अपने ऑप्शंस को, एसिटिक एसिड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो दो ऑप्शंस तुम्हारे पास एसिड के हैं और बचे हुए दो ऑप्शंस कौन से हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. दो ऑप्शंस कैसे हैं तुम्हारे, एल्कलाइन इन नेचर के हैं. तो यहां पे क्या होगा ऑप्शन का आंसर तुम्हारा NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर है. तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर कब शो करता है, फिनोफ्थलीन पिंक कलर शो करता है एल्कलाइन मीडियम में. तो हमें क्या याद रखना है, फिनोफ्थलीन पिंक कलर कहां शो करेगा, इट विल शो पिंक कलर ओनली इन एल्कलाइन मीडियम. नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, नेम अ गैस हुज एक्वस सोल्यूशन इज बेसिक, राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस सोल्यूशन. एक ऐसी गैस का नाम बताना है जिसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक हो. गैस का एक्वस सोल्यूशन बनाना है जो कि बेसिक इन नेचर हो. क्या आंसर हो सकता है, अमोनिया. अमोनिया गैस का एक्वस सोल्यूशन क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अगर हम अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन देखें तो क्या होगा, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, और जहां OH है वो सोल्यूशन कैसा हमारा, बेसिक इन नेचर या अल्कलाइन इन नेचर. नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, अ बेसिक सब्सटेंस इज यूज्ड टू ट्रीट अ हनी बी स्टिंग. व्हाई, हनी बी स्टिंग मतलब जब हमें मधुमक्खी काटती है या डंक मारती है, उस कंडीशन में हम कोई बेसिक सब्सटेंस क्यों यूज करते हैं. क्या हो सकता है इसका आंसर, तुम्हारे ऊपर अगर एसिड गिर गया तो तुम क्या चाहोगे कि उस एसिड का क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी. या इस बात को अगर घुमा के बोला जाए कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्स सोल्यूशन गिर गया जो अननोन था, और जब तुमने बेस डाला तो तुमने देखा कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसका मतलब वो एक्स कैसा था, एसिडिक इन नेचर. तो इसका आंसर क्या होगा, सिंस देयर इज एसिड प्रेजेंट इन हनी बी स्टिंग. हनी बी स्टिंग में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बेस की जरूरत पड़ती है. कुछ भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं या बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो एंड टैमरिंड. टमाटर में और इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. अच्छा, एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन पता है क्या, इफ एनीथिंग, कुछ भी अगर आप खाते हो वो आपको खट्टा लगता है ना, गिव इट अ थॉट दैट देयर इज एसिड प्रेजेंट इन दैट. अभी क्या क्या एग्जाम्पल है, टोमेटो है और टैमरिंड है. टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, और टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है. So there is oxalic acid present in tomato and there is tamarind acid present in, tartaric acid present in tamarind. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, chemical name and formula of a compound having water of crystallization in its molecule and appears blue. Third part, chemical formula of bleaching powder, balanced chemical equation of reaction involved in its preparation and its three uses. तो फर्स्ट पार्ट से बात शुरू करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. हमारे पास जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं.
क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे पास कंपाउंड होता है, उस क्रिस्टलिनिटी को मेंटेन करने के लिए या उस क्रिस्टलिनिटी को अचीव करने के लिए साथ में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल देखना हो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, तो ये जो 10H2O साथ में लगा है क्रिस्टल के, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो साथ में लगा है, दैट इज ऑल्सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O, दैट इज ऑल्सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? Amount of water molecule which are present in one formula unit of salt. Salt की एक formula unit में कितना amount of water molecule associated है, that is your water of crystallization. या फिर water molecules which form part of a structure of a crystal. ये थोड़ा सा easy है समझने के लिए, क्या कहेंगे? Water molecule which forms a part of crystal structure. उस crystal structure के formation में एक हिस्सा किसका होता है? उस water molecule का भी होता है. So those water molecules are known as water of crystallization. Second part अगर देखेंगे question का, write chemical name and formula of a compound having water of crystallization in its molecule and appears blue. जहां भी तुमसे ऐसी बात हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कलर ब्लू है, दूसरा क्वेश्चन क्या एक्सपेक्टेड होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कलर ब्लू है, हीट किया और वो कलरलेस हो गया। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं? ये सारी बातें हो रही हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के बारे में। CuSO4.5H2O, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट है 5 वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और इसका कलर कैसा होता है? दिस इज ब्लू इन कलर। कैसा होता है इसका कलर? ब्लू होता है। और अगर इसे हम स्ट्रांगली हीट करें तो क्या होगा? इसके वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट आउट हो जाएंगे और हमारे पास व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बचेगा। तो एज एन ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे कि हीट करने पर हमें कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ, ब्लू से व्हाइट या ब्लू से कलरलेस। थर्ड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2, this is your bleaching powder. इसके अलावा क्या पूछा है? Balanced chemical equation for its preparation and its 3 uses. तो क्या क्या यूज होंगे? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दिख रहा है पहले, CaOCl2। प्रिपरेशन रिएक्शन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराई गई है। कौन सी रिएक्शन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराई गई है, तो हमें क्या मिल गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। यूज क्या होता है इसका? ऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। जहां भी ब्लीचिंग का काम करना है, जहां भी ऑक्सीडेशन का काम करना है, जहां भी कलर रिमूवल का काम करना है, वहां हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयरन पिलर इन कुतुब मीनार was built 1600 years ago. It is still standing intact and shows no sign of rusting. अभी तक उसमें रस्टिंग नहीं हुई है। This shows that ancient metallurgists of India had fully developed metallurgical process. इसका मतलब तब metallurgy develop हो चुकी थी। The protection of metal was done by several process like coating of thin film of another metal, alloying, etc. तो ये कुछ मेटल प्रोटेक्शन के मेथड्स के बारे में बात हुई है। हो सकता है अलॉइंग हुई हो, अलॉइंग मतलब मिक्सिंग 2 मेटल्स एंड मेकिंग अ मेटल अलॉय, या फिर क्या हुआ हो? कोटिंग ऑफ थिन फिल्म ऑफ अनदर मेटल, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग हुई हो, जिसके लिए हमने कौन सा टर्म पढ़ा है? गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। अब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं हमारे पास? Where is iron placed in reactivity series? Write the forms in which its ore are found in nature. तो आयरन की पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में? मिडिल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? मिडिल पोजीशन है। और इसके जो ओर्स मिलते हैं ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादातर ओर्स मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है? दोनों ही हीटिंग की प्रोसेस है। एक में क्या होता है, हम पर्पसली कार्बोनेट और सिंथेसाइज करते हैं, और दूसरे में क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहती है। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ मेटल्स।
किसी भी मेटल की रस्टिंग को रोकने के लिए कौन से 2 या 3 तरीके अपनाए जा सकते हैं? छोटी सी बेसिक बात आपको इस पैसेज में ही देखने को मिल जाएगी। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं हम, अलॉइंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। इन सारे तरीकों से हम अपने मेटल को रस्ट होने से बचा सकते हैं। अब अगर डिटेल्स में नहीं आंसर को देखें तो क्या होगा? Iron is present in middle of the reactivity series. When reacted with sulfuric acid, it produces hydrogen. Next question क्या था? Difference between roasting and calcination. So what is roasting? Roasting is heating at lower than melting point in presence of air. उसके melting point से कम temperature पे heat करना in presence of air. Whereas calcination क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है कार्बोनेट ओर का। रोस्टिंग यूजुअली सल्फाइड मिनरल्स की होती है और कैल्सिनेशन में मॉइस्चर निकालने का काम किया जाता है। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग एंड ऑयलिंग। इसके अलावा अलॉइंग इज ऑल्सो अ मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं? रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is aluminum used to join railway tracks on cracked machine parts of iron? Write a balanced equation for the reaction which occurs. एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है और ये जो रिएक्शन होती है ना, इसे कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। Which reaction is this? This is a thermite reaction. अब रिएक्शन क्या है? ये देखो थर्माइट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? दिस इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये रही ये रिएक्शन। आयरन साथ में एल्यूमिनियम होगा क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये कैसी रिएक्शन है? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता क्यों है? कौन सी रिएक्शन है? थर्माइट रिएक्शन। हुआ क्या थर्माइट रिएक्शन में? आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया गया, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। और जब मेटल के साथ तुम रिएक्शन करा रहे हो, हीट इवॉल्व होगी तो तुम्हारा मेटल है वो क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा। और लोहे को जोड़ने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? कि उसे मेल्ट करके फ्यूज कर दिया जाए। Since this reaction is highly exothermic in nature, therefore it melts iron and easier the process of fusion of iron. इसलिए उस कंडीशन में किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना ज्यादा आसान होता है जब हमारा मेटल मॉल्टन स्टेट में है, पिघला हुआ है, मेल्ट हो चुका है। और मेल्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो रिएक्शन हम करा रहे हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। कौन सी रिएक्शन है ये? थर्माइट रिएक्शन। समटाइम्स हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्माइट रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। सो विच इज योर थर्माइट रिएक्शन? दिस इज योर थर्माइट रिएक्शन वेयर iron oxide reacts with aluminium to give an iron and aluminium oxide, and it is an highly exothermic reaction. Next question. Carbon cannot reduce oxides of sodium, magnesium and aluminium. Why? Where are these metals placed in reactivity series? How are these metals obtained from their ores? Take an example to explain process of extraction along with chemical equations. तो क्या बात हुई है यहाँ पर? यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पोजीशन है उसके बारे में बात हुई है। क्या होंगे इनके आंसर्स? पहली चीज, कैसे मेटल्स हैं ये? हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल्स मेटल्स एंड दे आर वेरी स्टेबल। इसलिए कार्बन उन्हें क्या करता है? इजीली रिड्यूस नहीं कर पाता। और इनकी पोजीशन क्या है? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी पोजीशन क्या होगी? टॉप मोस्ट पोजीशन। दे एक्वायर टॉप पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। और इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? सोडियम हो, मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम हो, अगर ओर से इनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सी प्रोसीजर अपनाएंगे हम? तब हम अपनाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कोई भी ऐसा मेटल जो हाईली रिएक्टिव इन नेचर है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how is the method of extraction of metals high in reactivity series different from that of metals in the middle?
जो मिडल के मेटल्स होते हैं उन्हें हम कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका एक्सट्रैक्शन हम किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से करते हैं। Why cannot same process be applied for them? Name and explain process of extraction of sodium. Draw a label diagram of electrolytic refining of copper. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बात हुई है? मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जो बात हम पहले भी कर चुके हैं। और मॉडरेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। या तो हम कैल्सिनेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे और या फिर हम रोस्टिंग करेंगे अपने मेटल एलिमेंट की। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं हमारे, वहां पे क्या होता है? उनके ऑक्साइड्स बहुत ही स्टेबल होते हैं और इसलिए कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पार्ट क्या था? लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये रहा हमारे कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का लेबल डायग्राम। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिल किया गया है। कैथोड में हमारा प्योर मेटल कलेक्ट होगा और एनोड पे हम इम्प्योर मेटल प्लेस करेंगे। इसका मतलब जो हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे वहां क्या देखेंगे? एनोड कैसा है? हमारे इम्प्योर मेटल का एनोड है और कैथोड पर धीरे धीरे प्योर मेटल डिपॉजिट होगा। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा? कैथोड स्ट्रिप हमारी मोटी हो जाएगी, कैथोड पे प्योर मेटल डिपॉजिट हो चुका होगा और एनोड की स्ट्रिप धीरे धीरे डिग्रेड होते होते एक पतली सी स्ट्रिप बचेगी इम्प्योरिटी की। और सोल्यूशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। तो ये किसका डायग्राम है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन? क्या होता है? कब? व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। अगर हम कॉपर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिनाबार इज हीटेड इन एयर। मरकरी का ओर क्या बनेगा? मर्क्यूरी ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या चाहिए? इन सब की बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए ये रहा। कॉपर की हीटिंग एयर की प्रेजेंस में करेंगे, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये रही उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर हमें प्रोडक्ट्स पता है तो हम रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। सिनाबार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट मिक्स करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनके बारे में डिस्कस हुआ है, हमें जिनका प्रोडक्ट बताना है और साथ में क्या बताना है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हमें प्रोडक्ट पता है तो बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत ही इजी प्रोसीजर हो जाती है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे प्रोडक्ट पते होने चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो KOH देगा। सिनाबार हीट करेगा तो HgO देगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट देगा। ये उनकी बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसके मेंबर एक दूसरे से CH2 के डिफरेंस पर हैं, उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि CH3 CH2OH। क्या है ये? इथेनॉल है। इसका लोअर मेंबर क्या रहा होगा? मीथेनॉल रहा होगा। अब जरा इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? CH2 बचेगा। प्रोपेनॉल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2OH। अब ये प्रोपेनॉल और इथेनॉल का रिलेशन देखो तो यहां भी डिफरेंस किसका है? CH2 का। कंसेक्यूटिव मेंबर किसी सीरीज के एक दूसरे से जो CH2 के डिफरेंस पर हैं, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। एस्टरिफिकेशन इज द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई सबस्ट्रेट है और उसमें बाहर से कोई भी कंपोनेंट आके ऐड हो गया, जैसे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, ब्रोमीन आके ऐड हो गया, कोई
लोन पेयर आके ऐड हो गया या कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आके ऐड हो गया, दैट इज टर्म्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन एंड एडिशन रिएक्शन दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। डिटेल्ड आंसर अगर देखें, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विच डिफर ओनली इन कार्बन चेन लेंथ। एग्जांपल्स क्या क्या दिए हुए हैं? मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। एस्टरिफिकेशन की बात करें तो अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एस्टरिफिकेशन कहेंगे। और एडिशन रिएक्शन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन जहां दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो ये हुए इसके तीनों पार्ट के सक्सेसिव आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और लिए गए जो अननोन है हमारे लिए, और एक्स एंड और वाई। हीट करने पर क्या ऑब्जर्व किया गया? और एक्स से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाई से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये इतनी इंफॉर्मेशन है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेप्स टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स। अब इन्हें मेटल में कन्वर्ट करना है और जो रिएक्शन होगी उसे सीक्वेंस में केमिकल इक्वेशन के साथ डिस्क्राइब करना है। तो कैसे और है? एक ओर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और दूसरे ओर से सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। क्या कॉमन सेंस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला और कैसा होगा नेचर में? कार्बोनेट और होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड वाला सल्फाइड और होगा। तो क्या प्रोसीजर हो सकती है? और एक्स से हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा, कैसा और है? ये कार्बोनेट और है। और कैसे होगा इसका एक्सट्रैक्शन? पहले करेंगे हम कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड मिल जाएगा। उस ऑक्साइड का फिर हम क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। तो जहां हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी वहां कैसा और था हमारा? कार्बोनेट और था जो हमें CO2 दे रहा था। हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप पे कैल्सिनेशन किया और सेकेंड स्टेप पे क्या कर दिया? हमने रिडक्शन कर दिया। तो ये हो गई हमारी 2 स्टेप की प्रोसेस। सेकेंड कैटेगरी ऑफ और कौन सी थी? जो हमें सल्फर डाइऑक्साइड दे रही थी। तो ये कैसा और था हमारा? सल्फाइड और था। और सल्फाइड और के लिए क्या करेंगे? एक बार कार्बोनेट और दूसरी बार सल्फाइड और। सल्फाइड और से हमें कौन सी गैस मिल रही थी? सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही थी। और यहां पर कौन कौन से 2 स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप होगा रोस्टिंग और दूसरा स्टेप होगा रिडक्शन। तो जब कार्बोनेट और है तो कौन कौन से स्टेप? कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन। और जब सल्फाइड और है तो रोस्टिंग एंड देन रिडक्शन। तो हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर में आए हुए मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करके हमने बात की। मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।